प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुलाश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 11th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और आज हम बात करेंगे आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे और जीव विज्ञान हम लोग पर डिस्कस करने वाले, जिसमें आज हम आपके बोटनी के पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। तो दोनों सेक्शन मैं ही कराऊँगा आपको। और मुझे खुशी हो रही है, चलो बच्चों को मैंने पिछले बार फिजिक्स में कुछ 4 चैप्टर तक लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ यूट्यूब पर, मेरे प्ले लिस्ट में है। जो बच्चे अभी 10th पास करके 11th में जो जस्ट गए हैं, आप मेरे सारे फिजिक्स के लेक्चर को पढ़िए। आपके मतलब फिजिक्स का 80% सिलेबस तैयारी हो जाएगा उतना ही लेक्चर से। और आपके बहुत शुरू हो गया आपके 11th का बायोलॉजी, बहुत आपका डिमांड था। चलिए हिंदी का भी लेक्चर हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए शुरू करते हैं आपके चैप्टर जो जीव जगत है पहला। देखिए आपको पहले सिलेबस क्या है। पहले चैप्टर आपका है इकाई 1 जो है जीव जगत में विविधता है, जिसमें अध्याय 1 जो है उसका जीव जगत है। और जीव जगत का वर्गीकरण, फिर वनस्पति, इसमें टोटल 4 इस यूनिट में 4 सेक्शन आएंगे। तो आज हम पहला जीव जगत 1 शॉट कवर करेंगे एक ही लेक्चर में। चैप्टर छोटा सा है, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा ये पुराना से बुक है NCERT का, अभी नए वाले में सब चैप्टर हो सकता है कुछ टॉपिक कट गया हो। जीव क्या है, बोला कि हम जीव को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रायः जीवों के सुस्पष्ट विलक्षण को देखते हैं, जो वृद्धि करता हो, जनन करता हो, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। ये जीव का लक्षण है। इससे क्वेश्चन पूछा भी गया आपके MCQ में। मैं थोड़ा क्वेश्चन को इंक्लूड करना भूल गया हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो चलिए मैं करा दूंगा आपको। ये थोड़ा याद रखिएगा जीव के क्या लक्षण है। इसको मैं हो सकता है दूसरे लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। मुझे थोड़ा ध्यान आया था कि शायद ये दूसरे चैप्टर क्वेश्चन है, तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जीव के लक्षण अपने देखा क्या क्या, जो वृद्धि करता हो, जनन करता हो, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, ये हमारे दिमाग में चलता है। ये सारी चीज़ें क्या है कि जीव के लक्षण है। सभी जीव वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपने NCERT के लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा। पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद जाकर अपने NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। आपके सभी टॉपिक आपको क्लियर दिखते हुए मालूम चलेंगे। और यहाँ कुछ वैज्ञानिक नाम दिया गया है, आपको इसको याद रखने होंगे। ऐसे क्वेश्चन खूब अच्छे आता है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, मैं आपको अपने नोट से ही क्लियर कराऊंगा ये सब चीज़ें। तो आपका शुरू जो चैप्टर होता है यहाँ से, चैप्टर का नाम है सर जीव जगत। तो हम पहले पढ़ेंगे सर ये जो जैविक विविधता है, जो जीवों में विविधता है, जो क्या है वो। देखिए अगर हम लोग यहाँ हैं, कोई और क्षेत्र में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो हर जगह जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जीव मिलेंगे, उनकी संख्या में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हमको विभिन्नता दिखाई देगा। इसी को हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। जैसे कि जीव जगत में विविधता, ये अपने चैप्टर के पहले है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो पहला टॉपिक है जीव विविधता क्या है। तो किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या तथा तो उसके प्रकार, उस क्षेत्र की जैव विविधता, उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहलाती है। जैसे कि मैं आपको 2 क्षेत्र दिखा रहा हूँ। एक क्षेत्र है कि जहाँ पर पादप है 15, मान लीजिए, जलीय जीव 20 वहाँ पर दिख रहे हो, प्राणी वहाँ पर 10 दिख रहे हो। एक क्षेत्र आपको 2 दिख रहे हैं, पादप 40 है, जलीय जीव 20 है, प्राणी जो जीव है वो 100 है। तो क्या आपको दोनों क्षेत्र में विविधता दिख रही है क्या? हाँ। क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अलग अलग क्षेत्र में विविधता अलग अलग पाई जाती है? बिल्कुल सर, उस बात को यहाँ लिखा गया है कि अलग अलग क्षेत्र में जैव विविधता भी अलग अलग होती है। जैव विविधता क्षेत्र के सीधे समानुपाती होता है। जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है छोटा, एक क्षेत्र बहुत बड़ा, वहाँ एरिया है, तो जितना एरिया होगा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है बच्चे, आप ही सोचिए, जहाँ बहुत एरिया है, बहुत जगह है, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीव होंगे, बहुत सारे जीवों की संख्या होगी कि नहीं होगी। इसलिए बोल सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। काम खत्म जी सर। आपके NCERT में एक लाइन दिया है, बहुत यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पृथ्वी पर ज्ञात वर्णित कुल स्पीसीज की संख्या कितनी है। तो 1.7 या 1.8। एक लेक्चर अपना और आएगा जिसमें आपको जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड कर दूंगे, या दूसरा भी चैप्टर शुरू करेंगे तो उसको हम कराई करेंगे।
हो गया। तो आप बताइएगा 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक, और इसमें 1 मिलियन मतलब बचे अंजाने 10 लाख होता है, यानी अब उसमें देखिएगा जितने इतना मिलियन प्राणी स्पीसीज जाति का मतलब ज्ञात है हमारे पास, उसमें से बच्चा जी 1.2 मिलियन, इसमें से 1.2 मिलियन क्या प्राणी है? प्राणी मतलब हम लोग, जीव जंतु, कुत्ता भैंस सब। सर उसमें से प्लांट कितने हैं? प्लांट है 0.5 से 0.6 के बीच में है, इतना मिलियन है। क्लियर हुआ जी। अब बात करते हैं सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता पादपों में कहाँ पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में। जितने एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उसमें जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और जितने प्राणियों हैं, प्राणियों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑर्थोपोडा में। कहाँ पर? ऑर्थोपोडा में। ठीक है। अब यहाँ से आपका एक चैप्टर शुरू होता है टेक्सोनोमी का, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकी। अपने बुक में दिखाता हूँ बच्चा, ये एक बार अपना एनसीईआरटी पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लाइन बाई लाइन पढ़ना चाहिए। लेकिन सर पहले तो समझ नहीं आता था, अब आएगा। अब पढ़ेंगे चाहिए तब वो ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये सब हम लोग पढ़ लिए, जिस जगत में बीता हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन जब से पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको सब कुछ दिखेगा, इसमें क्लियर होगा। हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की, यानी वर्गीकी की। वर्गीकी क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 वर्ड से बना है, टेक्सो और नोमी। तो जिसका टेक्सो वाला पार्ट है, टेक्सो यह है लेटिन वर्ड टेक्सिस से, जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट, ARRANGE, अरेंजमेंट। और इसका जो दूसरा वर्ड है नोमी, यह है नोमस वर्ड से, जिसका अर्थ होता है लॉ, नियम या रूल। ठीक है, यानी हम इसको डिफिनीशन कैसे कर सकते हैं वर्गीकी का? पीछे वर्गीकी से करते हैं, तो कहिएगा जीवों को पहचानना था, तो उसमें उसको व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करना वर्गीकी कहलाता है। ये देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा गया है। चलिए इसमें इसका डिफिनेशन किया नहीं है। चलो अब बात करते हैं बच्चे जी, जो टेक्सोनोमी शब्द है, वर्गीकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तब कहिएगा ये शब्द सबसे पहले किसने मुँह से बोला होगा, किसने दिया होगा? दिया है AP डे कंडोले ने। किसने? AP डे कंडोले ने दिया था। वो क्या थे? AP डे कंडोले क्या थे? वो टेक्सोनोमिस्ट थे। ठीक है, और ये जो शब्द जो दिए थे टेक्सोनोमी क्या, किस बुक में लिखे थे? उनका बुक का नाम है थ्योरी एलिमेंट्री डाला बोटनिक। ठीक है, इसको डेला भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो टेक्सोनोमी है जो है वर्गीकी के जनक किसको कहता है? ये कहा था कैरलोस लिनियस को। ये फादर है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कैरलोस लिनियस है। लेकिन ये वर्गीकी शब्द किसने इस्तेमाल किया था? तो AP डे कंडोले ने। अब बात करते हैं वर्गीकी का कार्य क्या है। ये जो क्लासिफिकेशन, जो टेक्सोनोमी, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण और नामकरण। ठीक है, ये सब चीज़ें कहलाता है भैया जी टेक्सोनोमी, इसका यही कार्य है। ठीक है, चलिए अब एक बात हम लोग बात करेंगे सर, जैसे कि इसमें वर्ड था विशेषीकरण। तो ये विशेषीकरण क्या है? देखिए विशेषीकरण होता है कि लक्षणों के समूह को देखकर करके उसका लक्षण कैसा है। जैसे मान लो कोई जीव दिखा आपको, तो आपको मान ली कोई नया जीव देखा, तो आप ये सोचेंगे ना सर इसका लक्षण क्या है। एक सेकंड में चलता है सर। देखिए जैसे कि आपने कोई नया प्राणी देखा, तो आपके मन में क्या चलेगा? आप क्या कोशिश करेंगे इसको पहचानना करेंगे है कौन, क्या है। तो जो विशेषीकरण क्या है? ये लक्षण, उसके लक्षण का समूह अध्ययन करना। फिर उसको हम लोग, उसका दूसरा काम क्या होगा? उसको हम पहचानेंगे। पहचानना मतलब क्या होता है? ज्ञात लक्षण के आधार पर अज्ञात जीवों को पहचान लेना। तीसरा पॉइंट क्या देखा जाएगा? जो अपने पास वर्गीकरण। तीसरा पॉइंट क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है बच्चा जी सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, या किसी वर्ग का है उसको देखना, किसी वर्ग में उसको रखना। अब किसी वर्ग में उसको रखेंगे, ज्ञात करेंगे, तो क्या क्या उसमें देखा जाएगा? उसमें देखेंगे उसकी अंतर संरचना कैसी है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है,
विकासीय प्रक्रम कैसा है उसका, और किस परिस्थिति उसमें कौन से परिस्थितिक गुण है, ये सब देख कर उसको हम लोग क्लासीफाई करके किसी वर्ग में उसको रख देंगे। इसको वर्गीकरण कहा जाता है। फिर उसका नाम करेंगे हम। सर नामकरण क्यों? नामकरण इससे जरूरी है कि बच्चा जी कि नाम ऐसा नामकरण करेंगे कि उसको कोई एक ही, यहाँ भी जाओ तो कोई जीव का नाम फिक्स रहेगा, जहाँ भी जाओ उस जीव का वही नाम रहेगा। नहीं तो नाम अगर देखें गांव में क्षेत्रीय में नाम बदलते रहता है। यहाँ पर हम लोग नामकरण पढ़ेंगे सबको डिटेल में। चलिए अब सबको धीरे धीरे पढ़ा जाए। अब हम बात करें सर एक सिस्टमेटिक क्या है, वर्गीय पद्धति किसे कहते हैं। ये जो वर्गीय पद जो है इस सिस्टेमा वर्ड से आया है, जिसका लैटिन शब्द है सिस्टेमा शब्द से है, जिसको अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। कोई जीव को नियमित व्यवस्था कर देना, उसको हम बोलते हैं वर्गीय पद्धति। देखिए वर्गीकी में और वर्गीकरण पद्धति में थोड़ा अंतर है। इसमें जीवों को नियमित व्यवस्था की जाती है। अब ये थोड़ा वर्गीकरण पद्धति के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम करें तो वर्गीकरण पद्धति क्या और देखें। वर्गीकरण पद्धति क्या है, वर्गीकी में और वर्गीकी पद्धति में अंतर है। यानी आप बात करेंगे सर इंग्लिश में तो टेक्सोनॉमी में और सिस्टमेटिक्स में अंतर है। देखिए वर्गीय पद्धति का मतलब क्या होता है, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा वर्गीकी से। वर्गीकी क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि विशेषीकरण, पहचान लेना, उसका वर्गीकरण करना और उसका नामकरण कर देना, ये टेक्सोनॉमी में आता है। प्लस थोड़ा सा विकासीय संबंध उसमें हम उसका जोड़ देंगे तो बन जाएगा वर्गीकरण। एकदम मिलता जुलता डिफिनेशन है। यानी वर्गीकरण में वर्गीय तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें विकासीय संबंध भी उसका क्या ख्याल रखा जाएगा। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं जब वर्गीय विकासीय संबंध के आधार पर जब हम टेक्सोनॉमी करते हैं लेकिन विकासीय संबंध के आधार पर करते हैं तो वही कहलाती है वर्गीकरण पद्धति। क्लियर है, मजा आया? आप जाके एनसीटी पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, वैज्ञानिक आते हैं अगले, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया था, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन में वो जो उनका पब्लिकेशन ये ना छूट गया है बच्चे जी, मैं शायद यहाँ कुछ लेके बैठा हूँ, एक सेकंड बच्चे जी। ये आप बात समझ चुके हैं कि वर्गीकी जो होता है और किसी चीज़ का हम विकासी कोई जीव का वर्गीकरण करते हैं उसके लेकिन विकासी संबंध के आधार पर करते हैं तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें नौ छोटे हुए पब्लिकेशन। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का शीर्षक सिस्टेमा नेचर रखा था। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाए सिस्टेमा नेचर किसने दिया था। मैं इस पर एक सवाल दिखाया था, सिस्टेमा नेचर से क्वेश्चन आया हुआ है। आप पढ़ेंगे सवाल तो सिस्टेमा नेचर किसने लिखा, अब क्या कहेंगे बी कार्लोस लिनियस। जो भी क्वेश्चन आएंगे बच्चे जी आपके भी नोट्स से आएंगे तो अपने नोट्स को आप ठीक से पढ़िएगा और एनसीईआरटी को तो बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह उड़ा देना है। चलिए अब हम बात करते हैं नामकरण। नामकरण दो बेस पे हो सकता है, एक होता है स्थानीय नामकरण, एक होता है वैज्ञानिक। सर स्थानीय नामकरण में क्या दिक्कत है? स्थानीय नामकरण को हम लोग बोलते हैं बच्चे जी वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर। ये वर्नाक्यूलर नोमेनक्लेचर, इसमें क्या कठिनाई है? देखिए इसमें दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैगन को इंग्लिश में एक प्लांट भी कहा जाता है, हिंदी में उसको बैगन कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में उसको गुल्ला कहा जाता है, बंगाली भाषा में उसको बेंगुन कहा जाता है, मराठी में उसको बांगे कहा जाता है, संस्कृत में उसको वृंतकम कहा जाता है। अब देखिए एक ही चीज़ का कितने नाम भाषा के आधार पर अलग अलग हो गया, क्षेत्र बदलते ही नाम बदल गया। तो बता बच्चे इसमें कठिनाई होगी कि नहीं होगी? मतलब हमको बंगाली नहीं आता है, किसी को मराठी नहीं आता है तो बैगन का नाम पहचान नहीं पाएगा। यानी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या रहा है। दूसरा जो वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर है इसमें क्या कठिनाई है, जो स्थानीय नामकरण है इसमें क्या दिक्कत है? एक ही भाषा में किसी जीव के बहुत सारे नाम पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फ्रेंच, एक वाटर लिली जो होता है जो जलकुमुंदी होता है, फ्रेंच भाषा में उसके 40 से अधिक नाम है। फ्रेंच भाषा में उसको 40 से अधिक नाम है एक ही चीज़ के। ये नाम एक या दो गुणों के आधारित हो सकते हैं, जैसे कि कांटे उपस्थित यानी कंटीली, और दूधिया वाले को हम बोलते हैं लैटेक्स यानी दूधक। कई बार ये नाम गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, जैसे कि जेली फिश, आपको लगता हो कि ये मछली है लेकिन ये मछली नहीं है। सिल्वर फिश, ये मछली नहीं है, तो गलत अर्थ निकालते हैं। तो ये स्थानीय नाम में ये समस्या है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये सब जगह मान्य नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने किया सर वैज्ञानिक नामकरण। हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर किया वैज्ञानिक का। कह कि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दिए जाते हैं, सभी जगह मान्य होते हैं और पूरे विश्व में एक ही नाम से उस चीज़ को जाना जाता है। इसीलिए इसमें कुछ कोड बताया गया जैसे कि अगर हम बात करते हैं और पादप के बारे में होगा तो उसको जितने पादप के बारे में जानकारी होगा उसको कहाँ पर आएगा, ICBN में। कहाँ पर आएगा, ICBN में, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर में आएगा। अगर कोई जंतु के बारे में जानकारी है तो ICZN में आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर
बैक्टीरिया का होगा तो ICVCN में आ जाएगा, अगर वायरस के बारे में होगा तो ICVN में आ जाएगा। ठीक है, ये नामकरण है। तो सर अब हम पढ़ेंगे सर द्विनामकरण नामकरण, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सर्वप्रथम इसको किसने दिया था, ये सब द्विपद नामकरण किसने दिया था सबसे पहले? गैस्पर्ड ब्राउन ने दिया था। बाद में इसको कार्लस लिनियस ने द्विपद नामकरण प्रस्तावित किया, बाद में कार्लस लिनियस ने। पहले किसने दिया था? गैस्पर्ड ब्राउन ने। फादर ऑफ बाइनोमियल किसे कहा जाता है? इसीलिए फादर ऑफ बाइनोमियल भी लिनियस को ही कहा जाता है। अब सर लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं। अगर आप जाएंगे तो ये नाम समझ, इसके नियम, इसके कुछ नियम दिया गया है, 4 रूल है। अब अपने एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको लो सर, तो आपको वही चीज़ पढ़ाई थी जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, और आपको पढ़ने में कहीं भी थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं आएगा। जितना एक्स्ट्रा लिखा है सबके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। देखिए अब बात करते हैं द्विनामपत्ति के नियम। इसमें कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है? ये लैटिन भाषा में होने चाहिए। ठीक, और उस शब्द का, भले उस शब्द का उद्भव कहीं से भी हुआ है, लेकिन वो लैटिन भाषा में ही होना चाहिए। लैटिन भाषा क्या होती है सर? एक मरा हुआ भाषा है, मृत भाषा है, जो अब उसको नहीं बोला जाता है, और आम बोलचाल की भाषाएं नहीं है, और ये परिवर्तन नहीं होता है। लैटिन भाषा जो शब्द है वो फिक्स रहता है। यानी किसी चीज़ का अगर हम वैज्ञानिक नामकरण करेंगे, द्विपद नामकरण में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे, तो पहला वर्ड क्या होना चाहिए? पहला वर्ड होना चाहिए लैटिन शब्द। दूसरा, जो जीव का नाम लिखेंगे उसकी छपाई जो करेंगे तिरछे अक्षर में, इटैलिक भाषा में। किसमें? इटैलिक भाषा में। जिसको फॉन्ट साइज होगा इटैलिक्स होगा। और अगर हाथ से लिखेंगे हम लोग तो अपने अलग अलग सेपरेटली लिखेंगे, और उसको अंडरलाइन करना जरूरी होगा। इस सबको हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। प्रत्येक नाम 2 शब्दों से बना होता है, जिसमें पहला शब्द को बताता है वो जीनस, जो पहला शब्द वंश को बताएगा, और दूसरा शब्द उसकी जाति को बताएगा। चौथा रूल है कि जैविक नामों में वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा जाति के पद, जो जैविक नाम होगा, जो वंश का नाम होगा, बड़का कैपिटल का पहला अक्षर, पहले उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, और जो वंश का नाम होगा, जो जाति होगा, वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और लास्ट में लेखक का नाम उसमें जोड़ दीजिए। जैसे कि बात करते चलो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सवाल बता दूंगा। चलिए, तो देखिए पहला अक्षर क्या बड़ा है, और सेपरेटली अलग लिखा गया है। ये क्या दर्शाता है? वंश का नाम दर्शाता है। दूसरा जो इंडिका है, ये छोटा अक्षर में होना चाहिए, जाति के संकेत कर देता है। लास्ट में LINN लिखा है, लिन, ये लेखक का नाम होता है। मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम हो गया। पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए, और हाथ से लिखते हो तो ऐसे इसको करना होगा। यही छपाई में होता तो ये नीचे अंडरलाइन नहीं किया था, इसको इटैलिक में नहीं, थोड़ा तिरछा लिखा था। इटैलिक में से कभी कंप्यूटर अपना टाइपिंग मोबाइल में देखना, थोड़ा ऐसा होता है, ऐसे होता है, तिरछा होता है। यानी वही प्रिंटेड होगा तो प्रिंटेड, यानी जो छपाई होगा तो तिरछा लिखा था। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। जैसे लेंगे होमो, पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा, और उसमें लिन यानी लिनियस, वैज्ञानिक नाम। अब द्विनाम पद्धति जो होता है बेचारी, द्विनामकरण पद्धति, ये क्या है? जैविक या वैज्ञानिक नाम, सॉरी ये त्रिपद वाला है ना, द्वि में द्वि था, त्रिपद में 3 बार होता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, जैसे कि गोरिल्ला 3 बार लिख दिया गया, द्विनाम पद्धति में है। एक पत्ता गोभी होता है कैबेज, उसका नाम होता है ब्रासिका बिरलकिला वार एपिटेटा, ठीक है, उसका ये नाम है। एक ब्रोकली होता है, एक पत्ता गोभी आप देखोगे हरा, एक फूल गोभी देखें, हरा गोभी, पूरा हरा ग्रीन होता है, उसको ब्रोकली बोलते हैं। उसका ये त्रिपद, ये अपने सिलेबस में नहीं आता है, फिर पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे करते हैं सर, ICBN का पूरा नाम क्या है? ICBN का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। तो अब थोड़े पहले पढ़े थे इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। बोटनिकल मतलब होता है वनस्पति, वनस्पति नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, ठीक है, C हो जाएगा। एक वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द वंश और जाति होते हैं। वंश का बताइए क्या क्या, 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। वंश का पहला अक्षर, अभी रूल पढ़े थे ना, उसी रूल पे सवाल लेते हैं। ऑप्शन A और ऑप्शन B और ऑप्शन C और D पे बताइए। तो बट इसमें के चारों रूल सही है, क्योंकि लेखक का नाम भी लास्ट में जो रहता है, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
द्विनाम पद्धति की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? पहले किसने इसको सोचा था? तो गैसपर्ड, वाई ने सोचा था। बाद में इसको प्रस्तावित किया गया था, लिनियस ने किया था। इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर जो है लिनियस को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकी संवर्ग यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो देखिए, जो वर्गीकरण होता है एक सोपान परिक्रम नहीं है, मतलब ये सिंगल प्रोसेस नहीं है, बहुत सोपाने से बहुत सारे पद स्तर सब कुछ दिखाया था इसमें। अब बार बार सर आप कहता हूँ सर कि वर्गीकी संवर्ग, तो संवर्ग क्या है? संवर्ग, ये संवर्ग वर्गीकी के लिए जो वर्गीकी है, ये संवर्ग वर्गीकी संवर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम वर्गीकी संवर्ग में कुछ विशेषताएं जोड़ देते हैं तो वर्ग कहलाता है। यानी वर्गीकी में और वर्ग में संवर्ग में और वर्ग में अंतर है। वर्गीकी संवर्ग को जब हम कोई विशेषता, जब कोई विशेष वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है तो उसे वर्ग, उसको टेक्सोन कहता है। देखिए, अगर एक सिंगुलर नंबर, टेक्सोन और टेक्सा क्या है? कुछ नहीं है। टेक्सोन मतलब उसका एक पहला एक वचन रूप है और बहुवचन में उसको टेक्सा कहता है। आइए दोनों में थोड़ा अंतर समझ लीजिए, आपको समझ पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जिससे हम बात करते हैं वर्गीकी संवर्ग यानी टेक्सो कैटेगरी, और एक है वर्ग यानी टेक्सोन। दोनों में क्या अंतर है एकदम क्लियर। जैसे आपने कहा किंगडम एक जगत है जिसको बोलते हैं किंगडम में क्या कहते हैं? मोनेरा प्रोटिस्टा। तो आपने कहा मोनेरा प्रोटिस्टा, तो किसमें आते हैं? किंगडम में आते हैं। तो जिसमें आते हैं ये क्या? वर्गीकी संवर्ग है। और इसमें आने वाले कौन कौन है? मोनेरा प्रोटिस्टा, ये वर्ग है। ठीक है। ये संघ क्या है बच्चे जी? ये पोड़ीफेरा इसमें आते हैं, निडेरिया इसमें आता है। अब पोड़ीफेरा निडेरिया क्या हो गया? संघ हो गया। ये सिर्फ कहेंगे पोड़ीफेरा या निडेरिया तो वर्ग कहलाएगा। दोनों को साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? फाइलम बन जाएगा। फाइलम या यू होता है, FHYLUM, या यू लगाने का, यू फाइलम। और कुल इसमें जैसे कि सोलनेसी और पोएसी। अगला बात करते हैं जैसे कि मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। और मोनेरा तथा प्रोटिस्टा क्या है? समान स्तर के दो विभिन्न वर्ग हैं। और एनिमिलिया कोर्टेडा औषधारी विभिन्न स्तर के विभिन्न वर्ग हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा देखिए, मोनेरा प्रोटिस्टा कहाँ आते थे? मोनेरा प्रोटिस्टा सिर्फ एक ही चीज में आते थे। और यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? एनिमिलिया कोर्टेडा औषधारी, ये अलग अलग ग्रुप वर्ग में से लिख दिया गया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये विभिन्न स्तर के विभिन्न वर्ग हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्तर के वर्ग के अलग अलग स्तर वर्ग में होते हैं। विभिन्न स्तर के ये विभिन्न वर्ग हैं, एक में नहीं आते, ये दोनों सेम सेम आता है। तो समान स्तर के दो भिन्न वर्ग हैं। समान स्तर है, स्तर सेम है लेकिन दो अलग अलग है। मोनेरा अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, लेकिन ये समान स्तर में आते हैं। तो सवाल है कि एनिमिलिया कोर्डेटा औषधारी की क्या हो जाएगा? तो ये देखो अलग अलग चीज़ है। एनिमिलिया अलग होता है, कोर्डेटा अलग ग्रुप में आता है, औषधारी अलग होता है। अगला सवाल आपके पास आ जाए कि प्रत्येक जो संवर्ग तथा वर्ग किसी स्तर श्रेणी इकाई या पद को बताते हैं। जैसे जगत मोनेरा, तो हमने कहा कि सर जो जगत है ये वर्गीकी संवर्ग है। ठीक, यानी वर्ग ये कोई संघ है। और जो मोनेरा है कोई वर्ग है। किस वर्ग को बताइए? पोड़ीफेरा में आता है। अब ये श्रेणी है, ये क्या बताते हैं? ये विभिन्न जगत मोनेरा क्या बताते हैं? विभिन्न स्तर श्रेणी इकाई या पद को बताते हैं। तो वर्ग क्या बताता है? ये पोड़ीफेरा हो गया, पोड़ीफेरा क्या श्रेणी क्या बताता है? और ये किस वर्ग फाइलम में आते हैं जगत, ये क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? वैसे ही कोई होगा तो पद बताएगा। यानी विभिन्न, हम कह सकते हैं प्रत्येक संवर्ग तथा वर्ग जो होते हैं किसी न किसी स्तर या श्रेणी या इकाई पद को जरूर बताते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पर टेक्सोनोमी हायरार्की के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो भी वर्गीकरण किया गया बच्चे जी आरोही क्रम में किया गया है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में किया गया है। जैसे इसको समझिएगा, आपको ये बच्चे ये सीक्वेंस याद कर लेना है। ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। क्योंकि पहले क्या होता है? जाति के बहुत सारे ग्रुप से क्या बनता है? वंश। बहुत सारे वंश मिलकर क्या बनाते हैं? कुल के बाद क्या बनता है? गण के बाद बनता है वर्ग के बाद क्या बनता है? संघ या प्रभाग। संघ प्रभाग कहने से मतलब क्या है? संघ मतलब ये प्राणी के लिए होता है और ये पादप के लिए होता है। ये दोनों सात जगत, 1 2 3 4 5 6 7। और हम संघ कहेंगे तो
प्राणी के लिए प्राणी की बात कैसे करेंगे? जाति, वर्ग, कुल, गण, वर्ग, प्राणी, जगत। और पादप के बारे में कहना होता है कैसे कहेंगे हम लोग? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, प्रभाग, जगत, यानी इसको छोड़ देंगे। तो ये किस में है बच्चे जी? एनसीईआरटी में बताया गया कि ये बढ़ते आरोही क्रम में है, आपको आरोही क्रम में लेकर चलना है। अब आवश्यक संवर्ग जो होते हैं बच्चे जी, आवश्यक संवर्ग जो होते हैं, अगर किसी भी जीव के वर्गीकरण में 7 आवश्यक संवर्ग होते हैं। कौन कौन? वही जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, प्रभाग, जगत। ठीक है, ये 7 होते हैं। और माध्यमिक या मध्यवर्ती संवर्ग भी होते हैं, जैसे कि उपसंघ, उपकुल, ट्राइब। अब ये 7 होते हैं, 7 कैसे लिख सकते हैं आप लोग? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, डिवीजन। और ये दोनों ये आता है किसके लिए? ये किसके लिए आता है? ये आता है प्राणियों के लिए है। और ये किसके लिए डिवीजन किसके इस्तेमाल करता है? ये प्लांट्स के लिए, पादप के लिए। ठीक है, अब देखिए आपसे एक बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अगर मैं ऐसे बढ़ते जा रहा हूँ ऊपर से नीचे, अगर नीचे से ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ, यानी सबसे बेसिक यूनिट में क्या है? जाति है। जाति के बाद क्या बना? वंश। बहुत सारे वंश से क्या बना? कुल। बहुत सारे कुल के तो गण बना। ऐसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? जाति में कुछ जीव होते हैं, इससे ज़्यादा जीव कहाँ था? वंश से ज़्यादा जीव किस में है? कुल में। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या हो रहा है? जीवों की संख्या बढ़ रही है। किसकी संख्या बढ़ रही है? जीवों की संख्या। लेकिन समानता क्या हो रही है? घट रही है। देखिए, जाति कहने का मतलब मान लीजिए कि मनुष्य जाति हो गया, कुत्ता जाति हो गया। लेकिन जैसे वंश में जाएंगे तो इसमें वंश में क्या आएगा? बिल्ली, कुत्ता, शेर, बहुत कुछ आएंगे। तो क्या उनमें समानता है? गाय भैंस सब आएगा। तो समानता क्या हो रही? घट रही है। लेकिन जीव बढ़ गए, नीचे से ऊपर जाने पर जीव बढ़ेंगे, लेकिन उनमें समानता घटेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो जीवों की संख्या तो कम होते चला जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जीव किसमें? तो जगत में होते हैं, किंगडम में। लेकिन उनमें समानता बढ़ती है। तो जीवों की संख्या घटती है तो समानता बढ़ती है, और समानता घटती है तो जीवों की संख्या बढ़ती है। अब सबके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले नीचे शुरू करें जाति से। जाति क्या है? वर्गीय पदानुक्रम का सबसे छोटी इकाई है। बहुत ये एमसीक्यू में खूब पूछा गया है। पूछेगा आपसे वो वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है? मूलभूत इकाई क्या है? इसको छोटी इकाई कहो या मूलभूत इकाई कहो, पूछ देगा आपसे। मूलभूत यानी फंडामेंटल यूनिट क्या है? पहले जाति से ब्रह्मांड। ठीक है, अब है सर की वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? हाँ, वो तो हो गया। जाति में जीवों की मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए इसे बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, सोलेनम निग्रम, इसमें क्या समानता पाई जाती है? ये क्या है? आम के लिए है, ये मनुष्य के लिए है। जातियों का जो जैव वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, और इसको सुझाया था पहले किसने? अर्नेस्ट मेयर ने। किसने? अर्नेस्ट मेयर ने। एक ही जाति के जीव स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं तथा प्रजनन की योग्य संततियाँ उत्पन्न करते हैं। इसको किसने बताया था? तो ये कहलाता है जातियों का जैव वैज्ञानिक सिद्धांत। किसने दिया था? तो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब अर्नेस्ट मेयर के बारे में आप थोड़ा जानना चाहते हैं तो आपकी बुक में डिटेल में उनका फिगर भी है, उनका जीवनी भी थोड़ा दिया गया, एक बार आपको पढ़ना चाहिए। पहला ही पेज पर उनके बारे में दिया गया, एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, जिस हम पढ़ लेंगे। इतने तो मेरे प्यारे बच्चे जो मेहनती हैं कि पढ़ ही लेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, जैसे कि मान लीजिए कि मेल में क्या लिया था? टाइगर, पुरुष था टाइगर का, और जो महिला थी लायन। इन दोनों में क्या कराया गया? जो बच्चे पैदा कराया गया तो टाइगोन बना। क्या बना? टाइगोन। फिर उन्होंने क्या लिया? मेल में क्या लिया? इधर जितना लिखा हूँ मेल लिखा हूँ, इधर जितना लिखा हूँ फीमेल लिखा हूँ। मेल में लिया लायन को, इस बार यहाँ लायन फीमेल थी और मर्द क्या था? टाइगर था। तो क्या बन गया? टाइगोन पर बच्चा पैदा हुआ। इस बार लायन पुरुष रहेगा, लेकिन जो महिला रहेगी इसका रहेगी, तो क्या बना? लाइगर बना। टाइगर नहीं, लाइगर बना। फिर उन्होंने क्या किया कि हर्ष में मेल लिया और डंकी में लिया फीमेल का, तो बच्चे जो पैदा हुआ खच्चर, यानी उसको हिन्नी बोलते हैं, हिन्नी। फिर इसका पुरुष लिए, इसका महिला लिए, तो क्या बना? खच्चर बना। तो ऐसे प्रजाति को किया गया। लेकिन ये नियम सब पर लागू नहीं होता है, केवल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसी पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग हम लोग मान लीजिए कि घोड़ा को बकरी से हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये इस बात को ध्यान देना है। आपने जाति के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग वंश के बारे में। वंश जिसको जीनस बोलते हैं। यस, जातियों का समूह। बहुत सारी जाति के ग्रुप बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? वंश बनता है।
मोनोटाइपिक भी, इसको इंग्लिश में मोनोटाइपिक बोलेंगे और इंग्लिश हिंदी में मोनोटाइपिक कहते हैं। मोनोटाइपिक वंश होता है जिसमें एक वंश की एक ही जाति होगा। पोलोटाइपिक में पॉलीटाइपिक में बहुत सारे एक वंश के बहुत सारे जातियाँ हो जाएंगी। जैसे देखो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस क्या है? मोनोटाइपिक जीनस है, जीनस है। सोलेनम ट्यूबरेसम क्या है? आलू। आलू क्या है? ये भी है इसका। और सोलेनम निगरम क्या है? मकई क्या है? मक्का का है। अब इसे बताया सोलेनम तथा पेंथेरा, ये क्या है? पोलिटिपिक जीनस है। पोलिटिपिक मतलब अलग, एक वंश के अधिक जातियाँ। अपने पहले बाद जाति, जाति के बाद क्या आता है? अपने वंश, वंश के बाद आता है फैमिली, जिसको हम कुल बोलते हैं। ये किसी बना है? वंशों समूह से बनता है। इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं हम लोग? लाइक उनके जो देह के शारीरिक आधार पर और उनके जनात्मक संख्या कुल के आधार पर। जैसे मैं कुल लेता हूँ सोलोनेसी। सोलोनेसी कुल के वंश के क्या हैं? मान लो सोलोनेस है, धतूरा है, पिटूनिया है, ठीक है। ऐसा ही उनका दूसरा कुल लेते हैं फिलेडी। फिलेडी में क्या आता है? जैसे कि इसमें कुछ हम बिल्ली का नाम लेते हैं, पेंथेरा में तो बाघ, चीता, ये सब आते हैं। अब हम बात करेंगे गण। गण कैसे बना है? बहुत सारे कुल से मिलकर, फैमिली से मिलकर गण बनता है। ऑर्डर संबंधित कुलों का समूह है। अब ये जो गण बात करें, जैसे पोलीमोनेलस गण के बारे में बात करते हैं, जो पुष्पीय गण होता है। ये दो इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक हो जाएगा अपना कनवल विलोसेसी और एक होता है सोलोनेसी। जैसे इसमें कुछ कार्निवोर के बारे में पढ़ें, कार्निवोरा के बारे में पढ़ें। कार्निवोरा भी इसको बोलते हैं। कार्निवोरा में से आता है फ्लेडी। फ्लेडी का मतलब इसमें कि शेर और बिल्ली आते हैं। और क्रेडी में क्या आता है जी? कुत्ता आता है। और एक आता है आपका क्लास। क्लास में क्या आते हैं बच्चे जी? जो पूरा मेमेलियन, यानी हम लोग स्तनधारी, जो कार्निवोर और प्राइमेटा दोनों होते हैं। प्राइमेटा में क्या आता है? बंदर, गोरिल्ला और गिबॉन आता है। फिर आखिरी सेकेंड लास्ट क्या है? संघ, फाइलम। फाइलम किसके लिए? प्राणियों के लिए बात करेंगे। और जब प्रभाग की बात करेंगे या भाग डिवीजन, तो पादप के लिए बात करेंगे। जैसे इसमें बात कर रहे थे हम संघ कॉर्डेटा के बारे में, जिसमें स्ट्रोजू नोटोकोड पाया जाता है और स्ट्रोजिन का जो होता है खोखला तंत्र होता है। मछली इसमें आती है, वैचर आता है, सरीसृप आता है, जितने रेप्टाइल्स आता है, जितने बर्ड्स वो आती हैं, और मेमेलियन आते हैं। मेमेलियन का हिंदी होता है स्तनधारी। हम चाहें तो भाई सबके इंग्लिश भी लिखवा सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। पहला चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कितना आते हैं? तो इसमें से 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, इसके आगे वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन खूब बनाता है। और चैप्टर थोड़ा आपके लिए कठिन भी आएगा, थोड़ा लंबा भी जाएगा वो। और लास्ट में तो जगत, सबसे बड़ा यही है, जगत, किंगडम। ये संघों का अथवा भागों का, भागो होना चाहिए, अब बिंदु है पर, यह प्रभागों का समूह है। इस तरह से चैप्टर होता है खत्म। चलो, आपको विश्वास नहीं होता है? अब देखिएगा एनसीटी कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या एनसीटी में एक बार हम आपको थोड़ा हल्की झलक में देखे थे हम लोग। हमें पहले इकाई 1 में पहले इनके बारे में पढ़ लिया था, इन्वेस्टमेंट के बारे में, जीव क्या होता है इनके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा था। ये नए वाला बुक में सिलेबस कट गया है। और जीव जगत में विविधता, ये हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार प्यारे बच्चे मेरे भी इसको एनसीटी को रीड करेंगे। हम इनके पूरा नाम भी जान चुके हैं, फुल फॉर्म। फिर आपको हम वर्गीकी के बारे में पढ़ाए थे। वर्गीकी संपर्क में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बच्चे? हाँ, बिल्कुल पढ़े थे। फिर हम लोग जाति के बारे में पढ़े थे। हाँ सब बिल्कुल, सारे के सारे हम पढ़े जो भी है। मंजीफेरा का आम का नाम है। अच्छा, ये तो याद रखिएगा, मंजीफेरा किसका है? आम का नाम होता है। आम का वैज्ञानिक नाम है सिलोनम ट्यूबरोसम, किसका नाम है? आलू का नाम है। पेंथेरा लियो किसका नाम है? शेर का नाम है। और ये सभी तीनों इंडिका ट्यूबरोस में आते हैं, ये थोड़ा याद रखना है। और एक मेढक का पूछता है, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछता है,
फिर हम लोग वंश के बारे में पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं। वंश में हम लोग बात करते हैं कि हाँ तो से सीता हो गया, पंथर हो गया, ठीक है। बिल्ली फ्रेडी में आती है, जो घरेलू बिल्ली जिसको पाला जाता है घर पे। ऑर्डर में ये है। क्लास पढ़ाए थे, प्रोफाइलम पढ़ाए थे, उसके बाद हम किंगडम पढ़े थे। क्या टॉपिक छूट गया है? हाँ, ये टॉपिक छूटा हुआ है, जिसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि तालिका में कुछ जीवों जैसे घरेलू मानव, आम, गेहूँ को विभिन्न संदर्भों में दिखाया गया है। जिसे हम बात करते हैं सामान्य नाम मानव, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमो क्या बताता है? वंश का। और सेपियंस क्या बताते हैं? सेपियंस क्या बताते हैं? होमो इसका वंश है, ठीक है। कुल क्या है इसमें? होमोनिडिटी है। गण क्या है इसमें? प्राइमेट है। इसका वर्ग क्या है? मेमिलिया, हम मेमिलिया में आते हैं। और संघ भाग क्या है? कोर्डेटा है। अब बात करते हैं घरेलू मखलूक के बारे में। इसका मस्का डोमेस्टिका नाम, इसका घरेलू मखलूक का नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या वंश है? इसका कुल क्या है? निस्डिटी है। इसके गण क्या है? टिप्टेडा है। इसके क्लास क्या है? इंसेक्टा है। और इसकी किस भाग या संभाग में आता है? संघ, ये फाइलम है कि डिवीजन है, तो ये ऑर्थोपोडा में आते हैं। आम क्या मेंजिफेरेंडी का नाम है, बहुत बार पूछा गया बच्चे में, ऐसे ही। गेहूँ का भी पूछा गया है बार बार नाम, टिट्रिकम स्टिमम इसका नाम होता है, ये पूछा गया है। तो इस चैप्टर से आपसे बच्चे जी MCQ में वो इसके वैज्ञानिक नाम पूछते हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक सर छोड़ दिए थे, क्योंकि जो मैं अपने नोट्स बनाया हूँ नीट वाले बैच से बनाया हूँ, तो नीट में ये न्यू NCERT में टॉपिक पड़ गया है। फिर बिहार बोर्ड में तो हम लोग पढ़ लेते हैं अपने से। वर्ग की सहायता साधन क्या है? जीवों की पहचानने के लिए गहन आधुनिक संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधे तथा प्राणियों में वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ये वर्ग के अध्ययन मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन मौलिक वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूना को संचय करने तथा उन्हें परिचित करने की कुछ विधियाँ या तकनीक विकसित की है। उनमें कुछ वर्णन किया गया है, आपको सहायता के लिए साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे। एक हर्बेरियम के बारे में दिया गया है, कहते वनस्पति संग्रहालय है ये, जिसमें पौधों को बहुत सारे पौधों के नमूनों के सैंपल साइज को एकत्र किया जाता है। कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर प्रचित करते हैं। इन सीटों में विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली अनुसार व्यवस्थित है। जिससे पौधों का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरियम वर्गीकरण के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। बात करते हैं बच्चे जी वनस्पति उद्यान के बारे में, इन्हें बोटनिकल गार्डन के बारे में। तो कुछ विशेष संदर्भ के लिए जीवित पौधे को संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे स्पीसीज पहचान के लिए उगाया जाता है और पौधे पर एक लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम, कुल नाम लिखा जाता है। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन इंग्लैंड के जो थे, गार्डन इंग्लैंड, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा जो भारत में है, और तथा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओहो, ये तो क्वेश्चन पूछा गया बच्चा जी, ये तो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ, भारत में। ओह, चलो पढ़ने से फायदा मिला बच्चा जी, मुझे यहाँ से MCQ दिख लिया। यही दिक्कत है बच्चा जी हम लोग से, बिहार बोर्ड में अभी तक सिलेबस ही रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा का पूरा पढ़ना है। बहुत सारे बोर्ड में कट गए हैं, तो विकास सर के लिए यही करते हैं, थोड़ा मैं मेहनत करता हूँ अपना। हम बिहार बोर्ड बहुत लेके चलता हूँ सावधानी से, मेरे बच्चों को कुछ कट न जाए। जब वो क्वेश्चन लिख रहा था, मुझे दिखा था क्वेश्चन, आगे ना, आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल देखो।
नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ, भारत में है कि नहीं? यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा है? हो गया? हो गया जी बच्चा जी। अब देखिए आपसे ये पूछ लिया ना, तो मुझे लगता है कि अब दूसरा क्वेश्चन पूछना होगा इनको, तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं ये लोग, बोटनिकल गार्डन क्यों कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा कहाँ है? तो भारत में है। चाहे से पूछ लेगा इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा में है। इसे ये पूछ लिया था बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। तो बच्चे जी शहर का नाम थोड़ा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ INP, इम्पोर्टेंट है। अब चलो कुछ म्यूजियम के बारे में पढ़ लेते हैं। म्यूजियम मतलब संग्रहालय होता है। संग्रहालय तो वनस्पतिक संग्रहालय प्रायः शिक्षण संस्थानों जैसे महाविद्यालयों तो कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूना के हिंदी इंग्लिश होता है सैंपल होते हैं। सैंपल परिचित घोल में डालकर जारों में, यानी कोई शीशा होता है उसमें बोतल में रख देते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिचित करते हैं। कीटों का एकत्र मारने के बाद कीटों के डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणियों को, पक्षी तथा स्तनधारियों को प्रायः भरकर परीक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों को कंकाल भी रखा जाता है। हड्डी उड्डी जो भी उनका हड्डी होता है पर कंकाल भी रखा जाता है। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर क्या है, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। ये उपवन अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे, इसमें सब जिंदा प्राणी रखा जाता है। जिसमें हम लोग पटना भी गए थे पर घूमने, वहाँ देखे थे, जिसको हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ये भी हम लोग देखे थे। राइनोसोरस था उसमें, ये था। हम लोग टाइगर को भी देखे, पटना गए थे हम लोग। हाथी नहीं घूम पाए, हाथी तो होगा, लेकिन हाथी तो ऐसे जनरल देख ही लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ बहुत अच्छे चीज़ देखे। और गुड न्यूज़ है कि बच्चे जी अपना चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। तो इसमें यूट्यूब की तरफ से हमको 700 रुपये कुछ आया है पेमेंट पहला। तो हम बच्चों के बच्चे जैसे थोड़ा मौसम ठीक ठाक हो जाएंगे और तो बच्चों के एक बार फिर से हम कहीं ना कहीं घुमाने ले चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं कुंजी छवि। एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं का आधार पर होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान किया जाता है। यह कुंजी विप्यार से लक्षणों में जो प्रायः जोड़ों यानी जो पेयर में युग्मित होते हैं इस आधार पर होती है। कुंजी के दो विपरीत विकल्प चुने दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप मान्यता तथा दूसरों को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन कार्य करता है पहचानने के लिए। ठीक है। ये कुछ बातें से भी छूट गया है। मुझे अभी तक मीडिया का वैज्ञानिक नाम इस बुक में नहीं दिखा और पेपर में लोग पूछे हैं। कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पूछते हैं तो थोड़ा हम कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ तैयार रखें। तो इस तरह से बच्चे जी हम लोग का NCERT 1 सेट खत्म होता है। अब सर आप कहेंगे सर इनका पूरा क्वेश्चन से करा दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप वो सारे क्वेश्चन करा देंगे जो आपको पेपर में आते हैं। ठीक है, या अगला लेक्चर आएंगे तो थोड़ा हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन में इसमें यहाँ रख लेता हूँ, बाकी लोगों को अब अपने नोट्स में से ही नोट्स सब पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब प्रश्न तक की बारी। एक प्रश्न हमको ये मिला आपके पेपर के हिसाब से, इन्होंने पूछा था कि जो शंख और डेटा होता है उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है। हम शंख और डेटा में क्या पढ़े थे बच्चे जी? ये पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्डिज्म होता है, इनका पृष्ठी भाग क्या होता है? खोखला होता है। श्वसन के लिए इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और इसमें मछली, सरीसृप, पक्षी इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आ गया था संघ का परिभाषा लिखो, वर्ग का लिखो, कुल का लिखो। ये 5 मार्क्स में आया था। कितने था बच्चे जी? 5 अंक के लिए पूछा गया था। कुछ बच्चे को विश्वास है, मुझको नहीं होता होगा, तो बच्चे से मैं कहूँगा थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये बिलीव होना बहुत जरूरी है, तो बच्चों को मैं थोड़ा दिखा दूँ कि क्वेश्चन कहाँ पूछे गए थे। क्या बच्चे थोड़ा पेपर देखिएगा, आप लोग का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है और ये 26 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा। कितने मार्क्स का पूछा गया है? इसमें 4 क्वेश्चन कैसे देना है? 5 मार्क्स में इनको परिभाषित करने के लिए बोला था। तो विकास सर आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हर जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं आप अपना एक बार नाम उसमें और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जहाँ जहाँ पर कोई रिलेशन में जान पहचान है, या अपने स्टेटस में एक बार जरूर मेरे लिंक को लगा दीजिएगा। छोटा सा प्यार आपके लिए मुझे चाहिए ही चाहिए। चलिए, हम तो सबको पढ़ चुके थे, चलो एक बार लिख लेते हैं दोबारा। फाइलिंग के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। क्लास के बारे में हम लोग पढ़े थे, फैमिली के बारे में पढ़े थे,
गण के बारे में पढ़े थे, अब उसको थोड़ा लिख के सजा देना है अच्छे से। हम लोग ये क्या क्वेश्चन पूछे, तीसरा सवाल पूछा गया था कि द्विपद नामकरण क्या है। वही आपने पढ़ा था ना कि इसमें दो चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पहला जो होता है वो वंश को बताता है, दूसरा उसकी जाति पद संकेत पद को बताता है। हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ICZN क्या है। तो बच्चे जी इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यह वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक विदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों का नियमावली है जो पूरी दुनिया में मान्य है। जैव विविधता क्या महत्व है बच्चे जी, जो ये डाइवर्सिटी में पाए थे, हर जगह बहुत सारे जीव पाए जाते हैं अलग अलग, इनका क्या लाभ है ये पूछा गया था। तो हमने उसमें क्या लाभ बताया, पहले तो बता दें कि जो इकोसिस्टम का संतुलन बनाने में सहायता रखता है। दूसरा इनका है कि मानव जीवन के लिए उपयोगी, हमारे लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, औषधि चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब मिल जाते हैं हम लोग को बच्चे जी बायोडाइवर्सिटी मिल जाते हैं। अगला सवाल है कि बच्चे जी कि सोलेनेसी कुल के 4 पौधे का नाम लिखिए। तो सोलेनेसी या सोलेनेसी कहो, इसके 4 पौधे का नाम लिखना है। तो इसमें हम पहले आलू को बताएंगे जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरिशम। टमाटर का नाम होता है सोलेनम लाइकोनोप्रिशियम। बैंगन का ये होगा, 4 का पूछा 4 को ये 2 मार्क्स में आया था दोनों में। वर्गीकरण के इकाइयों के नाम लिखिए, फिर से वही 7 इकाई होते हैं, कितने 7, जगत, संघ, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में जाती जाति। जाति क्या होती है, ये वर्गीकरण की सबसे मूलभूत इकाई है, छोटी इकाई है। कुछ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और कुछ नाम यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ, जिसमें इसमें मुझे मेढक का नहीं दिखा है, तो मैं मेढक का यहाँ पर लिख देता हूँ। मेढक का वैज्ञानिक नाम जो होता है बच्चे जी एराना टिग्रिना होता है। एराना टिग्रिना, ठीक है। ये मेढक एक क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये कुछ याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो सर, आइए सर, कुछ MCQ जो पूछा गया था आपसे इस चैप्टर से संबंधित। जगह बची मेरे पास जितना पेपर है मैंने तो नोट्स खोजा है, मुझे मिला तो कर दिया हूँ। मेरे पास पेपर कम है, अगर किसी बच्चे को पुराने पेपर होते हैं तो मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं उसका एनालाइज करूँ और आपके लिए क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूँ। आ तो गया, भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम क्या है, वही है एराना टिग्रिना। मानव का जैविक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस ऑप्शन है। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जैव इतिहास में सम्मिलित हैं क्या, स्थलीय, चलिए वही सब। वर्गीकरण के मूल इकाई किसे मानते हैं, ओहो सर कब से तब बताते आ रहे हैं सर, जाति को ये मूलभूत इकाई है। गेहूँ के वैज्ञानिक नाम लिखवा दिया हूँ, हाँ बिल्कुल लिखवा दिया हूँ, तो आप कर लीजिएगा। अब जस्ट पहले लिखवाया था। ICVN का पूरा नाम शुरू में लिखवा दिया हूँ। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, ज्ञात जीवों की संख्या, ज्ञात जीवों के प्रकार, सभी, ऑल ऑफ दिस लिख लीजिएगा। क्लियर है, नोट हो गया। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बच्चे जब कब से पढ़ते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। निम्न में कौन पौधा सोलेनेसी परिवार का है, इसमें क्या कहता है, आलू टमाटर तो आता है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। केरला सिलेनियस को कहा जाता है क्या, अनुवंशिक के पिता नहीं तो गिरिगर्जन मंडल है। वर्गीय के पिता बिल्कुल जंतु भी, हाँ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। टमाटर लिखा है, टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू विच जीनस, किस वंश से संबंधित है, मैंजीफेरा नहीं, ट्यूबेरिशम से नहीं, सोलेनम से है। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था सोलेनम से। सोलेनम होता है। अगला सवाल है कि सर विच वन इज इनकरेक्टली प्रिंटेड साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या नेम, वैज्ञानिक नाम में कौन सा गलत है। ये पहला अक्षर बड़ा है, दूसरा छोटा है, चलेगा। पहला कैपिटल है, दूसरा छोटा है, चलेगा। पहला कैपिटल है, दूसरा छोटा है, ये भी चलेगा। पहला कैपिटल है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो बोला गया था, जो जाति संकेत होता है वो स्मॉल में होना चाहिए, तो कैपिटल हो गया। यही क्या है, गलत है, तो इसी का आंसर यही हो जाएगा।
हमको गलत चुन लेना था। अगला बात है, अगला बच्चा जी है सिस्टमेटा नेचर किसने लिखा है? तो हम केरलो लिनेस ने दिया लिखा था इसको, वो अपने पब्लिकेशन शीर्षक बुक में लिखे थे। मेरे पास इतने क्वेश्चन थे तो मैंने इसको किया है, और थोड़ा सा मुझे और लगता है क्वेश्चन इसमें मिलेंगे अगर मुझे, तो मैं दूसरे चैप्टर के पहले ही करा दूंगा। अगला लेक्चर आपके बहुत जल्दी आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। धन्यवाद।